सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए कुछ बातें सीखते हैं। शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। एक बात चल रही है कि सेंसस होएगा इंडिया में। अब पहली बात, जो सेंसस है वो हर 10 साल बाद कराया जाता है। अब की बार 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 आ गया तो शिफ्ट कर दिया गया। अब एक बात हो रही है कि हर एक सेंसस आने से पहले हमेशा एक चर्चा होती है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। यानी जब सेंसस हो, यानी जनगणना हो जब, तो उसमें ये लिखा होगी कौन सा बंदा किस कम्युनिटी का है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। आज तक एक बात समझिए, इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। यानी ये नहीं है कि ओबीसी के अंदर जितनी कास्ट कास्ट है, सब कास्ट के बारे में लिखा जाएगी ये पर्टिकुलर बंदा इस कास्ट से है। यानी कास्ट सेंसस नहीं होता। एक बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। अब अगली बात, कास्ट सेंसस कब तक होता था? 1931 तक जितने भी सेंसस हुए, जितनी भी जनगणना हुई, उसमें कास्ट सेंसस होता था। अंग्रेजों के टाइम की बात है। अब देखो, अंग्रेजों की एक चाल होती थी कि भाई फूट डाल के राज करना। तो वो क्या करते थे, ये देख लेते कि कौन सी कास्ट में कितने लोग हैं। तो इससे उन्हें आइडिया लग जाता था कि मेजोरिटी किस कास्ट में है और माइनॉरिटी किस कास्ट में है। यानी वो आपस में कास्टिज्म कराते थे, आपस में कास्ट को भी लड़वाते थे। लेकिन फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। अब अगली बात, हमने सुना होगा एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी। तो हाँ, एससी एसटी कम्युनिटी के लिए कास्ट सेंसस होता है, लेकिन ओबीसी और जनरल के लिए कभी भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ। तो अब तक का सिनेरियो यही है। कास्ट सेंसस मैं इसलिए कह रहा हूँ अब तक नहीं हुआ कि सारी कम्युनिटीज़ के लिए नहीं हुआ, लेकिन एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए होता था। अब चर्चा क्या उठ रही है कि हर एक जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इनके लिए भी कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो वही बात समझेंगे क्या 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 पॉइंट्स हो सकते हैं इसके बारे में। अब पहले एक बात समझिए, आप थोड़ा रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं कि रिजर्वेशन भारत में कितने प्रतिशत दी जा सकती है और इस समय कितने परसेंट है। देखिए, एक शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ कम्युनिटीज़ को ऊपर उठाने के लिए, उनको इक्वालिटी पे लाने के लिए कुछ एक्सेप्शन डाली गई हमारे फंडामेंटल राइट्स में। जैसे आर्टिकल 15 कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कास्ट, रिलीजन और सेक्स के बेसिस पे। ठीक है। तो आर्टिकल 15 के अंदर कुछ एक्सेप्शन डाली गई, आर्टिकल 15 के 4 सब क्लोज 4 में। और कहा गया कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को एडवांटेज देने के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उन्हें कुछ एडवांटेजेस दे जाएगी। यानी कुछ कम्युनिटीज को ऊपर उठाने के लिए, इक्वालिटी पे लाने के लिए हम कुछ एडवांटेज दे सकते हैं। तो यही एडवांटेजेस थी रिजर्वेशन के तौर पे किसको? एससी और एसटी कम्युनिटी को। तो शुरुआत में सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी गई। आपने सबने सुना होगा कि एससी कम्युनिटी को है 15% रिजर्वेशन और एसटी कम्युनिटी को है 7.5% रिजर्वेशन। यानी अगर किसी इंस्टीट्यूट में 100 सीट्स है और 100 सीट्स को फिल करना है, या फिर कहीं पे 100 जॉब्स है, उस जॉब्स पे अप्लाई करना है, तो उसमें से जो 15 सीटें होगी वो एससी कम्युनिटी की होगी और 7.5 सीट, लगभग लगभग 8 सीटें किसकी होगी? हमारी एसटी कम्युनिटी की होगी। अब ये तो बात होगी एससी और एसटी कम्युनिटी। लेकिन फिर बात आती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन कब से शुरू हुई। अब देखिए, 1977 में इमरजेंसी खत्म हो जाती है भारत में और नई सरकार आती है किसकी? मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई उस समय पर एक आयोग बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन पे ओबीसी को रिजर्वेशन मिली? तो उस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन और उसके हेड थे बीपी मंडल। तो यही था, मंडल आयोग बनता है 1980 में, ये अपनी रिपोर्ट देता है। लेकिन ये रिपोर्ट उस समय पर लागू नहीं होती। फिर 10 साल बाद फिर से एक हमारे इंडिया के पीएम बनते हैं, कौन? वीपी सिंह। तो वीपी सिंह मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट को लागू करते हैं और उस समय पर फिर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो 49.5% आरक्षण हो चुका है। यानी अगर 100 सीट्स हमें फिल करनी है तो उसमें से लगभग लगभग 50 सीटें एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटी फिल करेगी। अब ये तो बात होगी यहाँ तक। अब ये जजमेंट जो ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई है 1990 के करीब में दी गई। फिर एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की 2 साल बाद, जिसको कहते हैं इंदिरा साहनी केस 1992, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम मैक्सिमम 50% तक जानी चाहिए। यानी यहाँ पर 49.5 हो चुकी है रिजर्वेशन, 100 सीटों में से लगभग 50 सीटें इन कम्युनिटीज को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल बाद ये जजमेंट दी 1992 में कि मैक्सिमम जो कैप रहेगी रिजर्वेशन पे वो 50% रहेगी। यानी अगर 100 सीट्स हैं इंडिया में तो एससी, एसटी और ओबीसी को मिला के, इन तीनों कम्युनिटी को मिला के सिर्फ
50% रिजर्वेशन ही दी जा सकती है। तो ये थी इंदिरा साहनी के केस में। अब करंट में थोड़ा समझते हैं हम, पिछले साल क्या हुआ है, जनरल कैटेगरी के अंदर एक क्लास आती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी अब 10% रिजर्वेशन दी जाएगी भारत में। अगर आपने सुना होगा, फॉलो किया होगा इस न्यूज को, पिछले साल में ऐसा डिसाइड हुआ है। अब देखा जाए इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था कि 50% तक रिजर्वेशन मिल सकती है, लेकिन 49.5 तो पहले से हो चुकी थी इन तीन कम्युनिटीज की, SC ST और OBC, और 2020 में 10% EWS को दे दी। यानी जो ये टोटल रिजर्वेशन है ये 60% तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का इन्फ्रिंजमेंट है, यानी इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया गया। तो अब बात करिए, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने, इंदिरा साहनी केस ने कहा था कि रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% होनी चाहिए, पूरे केंद्र के हिसाब से कहा था इसने। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है, जहाँ पर रिजर्वेशन 60% से ऊपर है, जैसे कि तमिलनाडु के केस में रिजर्वेशन लगभग 65% से ऊपर है, 67% के करीब है तमिलनाडु में। यानी अगर वहाँ पर 100 सीट्स होगी, किसी इंस्टीट्यूट में 100 सीटों को फिल करना है, तो उसमें SC ST और OBC लगभग 67 सीट्स को फिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेट्स में ये एक्सेप्शंस भी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इसके रिकमेंडेशन पे था कि सिर्फ 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो कि आज के टाइम पे फॉलो नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस कम्युनिटी में कितने लोग हैं। देख, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 1980 में, इसने कहा था कि भारत में, OBC के रिगार्डिंग थी ना मंडल आयोग, भारत में लगभग 52% OBC है। अब इसने अंदाजा लगाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया अब तक कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ है OBC का। तो मंडल रिपोर्ट में भी उस टाइम पे मंडल कमीशन ने भी एक अंदाजा लगाया था कि भारत के अंदर लगभग 52% क्या है, OBC है। तो अब कुछ अपोजिशन के लीडर कहते हैं कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस कम्युनिटी में कितने पर्सन है, किस कास्ट में कितने लोग हैं। अब देखिए, कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी एक डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। जब कास्ट सेंसस होगा तो मंत्रियों को यह पता लग जाएगा कि किस कास्ट में कितने लोग हैं। अब फिर क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी कास्ट में ज्यादा लोग हैं, तो मंत्री उस क्लास पे ज्यादा फोकस करेगा। यानी अगले साल जब इलेक्शन होएगा, उसमें वोट चाहिए होगी उसे, तो वो क्या करेगा, उस कास्ट से रिलेटेड उसको एडवांटेज देना शुरू कर देगा। यानी अगर कोई कास्ट है और फॉर एग्जाम्पल वो जनरल कैटेगरी में है, लेकिन वो इलेक्शन में काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है किसी मंत्री को, तो वो मंत्री क्या कर सकता है, उसकी जनरल कास्ट को OBC में भी शिफ्ट करने की सोच सकता है, यानी ऐसा बिल पारित करके। तो कहीं ना कहीं अगर कास्ट सेंसस बिल्कुल हमारे पास आ जाते हैं, सारा डाटा आ जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इन बिटवीन द कास्ट। यानी हमें पता लग जाएगा कौन सी कास्ट किस स्टेट में ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो उसको ज्यादा एडवांटेज देने लगेंगे कौन, जो नेता लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज रहेगी। और देखा जाए इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है, इसकी एडवांटेज ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल किसी कास्ट को इस समय पर OBC कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, लेकिन जब हम कास्ट बेस्ड सेंसस करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने लोग उस कास्ट में हैं वो सारे एक एक निचले स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस में हमें पता लग जाएगा कि एक कास्ट पर्टिकुलर किस इकोनॉमिक लेवल पे खड़ी है। तो अगर हमें पता लग गया कि लगभग सारे लोग एक निम्न स्तर से ऊपर आ चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस कास्ट को अपग्रेड कर दिया जाए OBC से जनरल में। तो कहीं ना कहीं अगर कास्ट सेंसस होते हैं तो दोनों ही पॉइंट है कि एडवांटेज ये रहेगी कि जिनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल रही है उनको रिजर्वेशन ना देकर, रिजर्वेशन खत्म करके उन्हें जनरल कास्ट में ले आए, और डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये कास्ट सेंसस होते हैं तो मंत्रियों को सबको पता लग जाएगा किस कास्ट में कितने लोग हैं, तो वो उस कास्ट के ऊपर में भी ज्यादा फोकस देना शुरू कर दें। तो यही बात हमने यहाँ से सीखी। हमें सीखने की क्या बात है कि इंडिया में लगभग 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए। OBC को 27% है, SC को हमारी 15% है, ST को 7.5% है। और मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी वो लागू हुई थी 10 साल बाद VP सिंह के टाइम पे, और जिसमें OBC को रिजर्वेशन दी गई थी। तो यही सारी बातें सीखने की है। कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैंने आपको दोनों बातें बता दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकारें हमेशा से ये करते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन अब तक इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का मानना है इससे कास्ट डिवीजन बढ़ेगा। देखिए, BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारी सोसाइटी कास्ट लेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसके डिस्क्रिमिनेशन कम होए। लेकिन अगर आप फिर से कास्ट सेंसस कराते हो तो आपको पता लग जाएगा किस कास्ट में कितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं किस कास्ट को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। तो इससे हमारा कास्टलेस सोसाइटी वाला जो वो फंडा था, जो क्लियरिटी थी कि कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, वो नहीं होगा। तो यही सारी बातें इसमें करने की कोशिश की गई है। आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। फिर एक न्यूज़ आती है कि एक नई वैक्सीन आई है जिसका नाम है ज़ाइकोवी-डी।
जिसका नाम है ज़ाइकोविड-डी। अब ये क्या है कि ये एक जेट इंजेक्टर के थ्रू दी जाएगी। अभी तक क्या होता है, आपको क्या होता है, सुई दे के हम वैक्सीनेशन कराते हैं। तो अब तक 2 डोज़ लगती थी, यानी आपने चाहे आप सीरम इंस्टीट्यूट की ले लो कोविशील्ड, या फिर आप भारत बायोटेक की ले लो कोवैक्सीन। तो इन वैक्सीन की 2 डोज़ दी जाती थी 3 महीने के अंतराल पे, अब तक ये था। लेकिन इस वैक्सीन का क्या केस है, ये वैक्सीन की 3 डोज दी जाएगी और ये इंजेक्शन से नहीं जाएगी। एक डिवाइस है जिसका नाम है क्या, जेट इंजेक्टर। जेट इंजेक्टर कैसा होगा, ये सुई नहीं होगी, इसमें एक ऐसा ऐसा डिवाइस है कि यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और स्किन के अंदर एकदम ट्रांसफर कर देगा। यानी वो ऐसा नहीं है कि किसी मसल पर्टिकुलर नस के अंदर आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है। वो क्या करेगा, एक जेट इंजेक्टर की तरह होगा, इतना छोटा उसका मुंह होगा, यहाँ पर रखेंगे और वो स्किन के अंदर ही क्या कर देगा, हमारी वैक्सीनेशन कर देगा। तो यही एक अलग वैक्सीन बनी है, ये भारत में अब बनाई गई है और ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। यानी आज किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उठा के ये देख लेंगे कि उसके अंदर जो वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीजन है वो है या नहीं, और उसको यूज़ करते हुए ये वैक्सीन बनाई गई है। यानी ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है पहली। अगली बात एक और है, इसको डेवलप किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किया है, और एक मिशन है जिसके अंडर इसको डेवलप किया गया है जिसका नाम है मिशन कोविड सुरक्षा। तो यही बातें आपको सबको जाननी थी इस वैक्सीन के, नई वैक्सीन के बारे में। अब देखिए क्या होगा, जो हम सुई लगवाते हैं तो हमें पेन ज़्यादा होता है, लेकिन जो जेट इंजेक्टर है इसमें पेन ज़्यादा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इससे वो लोग ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने को सोचेंगे जो सुई से डरते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सुई लगवाने से डरते हैं। और एक मेन बात यह है कि अब तक जितनी वैक्सीन थी सबको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, यानी उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए -डिग्री में जिस पे वो स्टोर होते हैं। लेकिन इस वैक्सीन के केस में आपको कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं चाहिए। तो ये अपनी एक नई वैक्सीन आई थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगली बात आती है, एक आर्टिकल था कल के न्यूज़पेपर में जिसमें यूएसए और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की गई थी। एक बात समझिए पहले, हम यूएसए को ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जितना माल हम यूएसए को भेजते हैं उससे कम माल यूएसए से हमारे पास आता है। यानी यहाँ से जो बाहर हम सामान बेच रहे हैं वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में हमें फ़ायदा हो रहा है यूएसए के केस में। अब एक बात आती है कि अब तक यूएसए और भारत के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर 2 कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में जाता है, दूसरी का पहली में आता है, और बिना ज़्यादा टैक्सेस लगे, यानी फ्री ट्रेड होगा, कोई ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे। यानी अगर कोई माल बहुत कम रुपयों में भारत में बनाया गया है तो वो उतने ही कम रुपयों में यूएसए में बेचा जाएगा, और अगर वो कम रुपयों में वहाँ बेचा जाएगा तो लोग वहाँ पर ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसका मतलब टैक्सेस बहुत कम होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। लेकिन अब तक भारत और यूएसए के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अब अगली बात है, क्या क्या इश्यूज है भारत और यूएसए के बीच में। देखिए 2 तरीके के टैक्सेस लगते हैं, एक तो कहते हैं टैरिफ और एक को नॉन टैरिफ, यानी बैरियर्स होते हैं ट्रेड करने में। 2 बैरियर आते हैं, यानी रुकावटें क्या क्या हो सकती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ। अब टैरिफ क्या है कि अगर यूएस से हमारे यहाँ से कोई सामान जा रहा है उस पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से हमने कोई एक बाइक भेजी है यूएसए में, और यूएसए कहे कि इस बाइक पे 25% टैक्स लगेगा, तो कहीं ना कहीं उस बाइक का रेट बढ़ जाएगा, तो लोग यूएसए में उसको कम खरीदेंगे। तो ये हो गया हमारा टैरिफ, जिसमें क्या हुआ, टैक्स लगा दिया गया। तो एक किस्म से ये एक बैरियर के तौर पे एक्ट करेगा, एक रुकावट के तौर पे एक्ट करेगा हमारे बिजनेस के लिए। तो ये तो हो गया कुछ तरीके जिससे टैक्सेस लगाए जाते हैं। दूसरा जो रुकावट पैदा कर सकता है कोई भी देश दूसरे देश के लिए, वो होता है नॉन टैरिफ बेस्ड रुकावटें। वो क्या होते हैं कि अगर आप पर्टिकुलरली ये कह दो कि किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर भारत से यूएसए के अंदर हम दूध भेजना शुरू कर देते हैं और यूएसए कहते हैं कि भाई दूध का फैट अगर 8 से ऊपर है तो ही हम दूध को अलाउ करेंगे यूएसए के अंदर एंट्री, तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि कौन सा दूध हमारे देश में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। तो ऐसे ही अगर यूएसए कह दे कि भाई एक ऐसी बाइक लेंगे हम, ऐसी ही बाइकों का हम इंपोर्ट करेंगे, ऐसी बाइकें हम अलाउ करेंगे यूएसए में बेचने के लिए जिनकी 150 सीसी से ऊपर पावर होगी, तो कहीं ना कहीं अगर कोई बाइक 125 सीसी की है तो वो यूएसए में नहीं जा सकती। तो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर हो चुका है। तो ऐसे कुछ बैरियर कंट्रीज यूज कर सकती है, टैरिफ और नॉन टैरिफ। अब अगली बात, पास्ट में क्या हुआ है भारत और यूएसए के बीच में। देखिए ट्रंप का एरा था 2020 से पहले, तो एक भारत को एक एडवांटेज थी जिसको कहते थे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यानी ये क्या होता था, जीएसपी स्टेटस था भारत के पास। जीएसपी स्टेटस किसी भी उस कंट्री के पास होता है जो डेवलपिंग होते हैं। देखिए दुनिया में कुछ डेवलप्ड कंट्री है, यानी जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, जो बिल्कुल डेवलपमेंट हो चुकी है उनकी। एक कुछ है डेवलपिंग, जैसे इंडिया, ठीक है,
चाइना को भी आप डेवलपिंग में लगा लो, डेवलप्ड होने वाली है। तो ऐसी कंट्रीज है कौन सी डेवलपिंग, और एक होती है अंडर डेवलप्ड, जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज। तो कुछ कंट्रीज जो डेवलप हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, इनको एक प्रेफरेंस दी जाती थी जिसको कहते थे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यानी अगर इन डेवलपिंग कंट्रीज से कोई भी सामान डेवलप्ड कंट्रीज में जाता है, जो डेवलप हो चुके हैं वहां पर जाता है, तो उनके ऊपर कम टैक्सेस लगेंगे। तो कहीं ना कहीं 2016-17 तक भारत भी जीएसपी में था, यानी भारत का अगर कोई माल भारत से यूएसए में जा रहा था तो उस पर कम टैक्सेस लगते थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप आता है, ट्रंप इंडिया का ये स्टेटस छीन लेता है, और अब अगर इंडिया से कोई सामान जाता है तो उस पे भी टैक्सेस लगने शुरू हो गए हैं ज़्यादा। तो यही एक किस्म से टैरिफ बैरियर के तौर पे यूएसए ने यूज़ किया है इंडिया के खिलाफ में। तो यही बात होती है कि भाई अगर इंडिया अब भी डेवलपिंग कंट्री है तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर से इंडिया को फिर से ये जीएसपी स्टेटस देना चाहिए, किसको, यूएसए को। अब अगली बात है, इंडिया ने भी कुछ गलतियां की है, वो गलतियां क्या है समझिए आप भी। अभी क्या था, एक ग्रुप फॉर्म हुआ है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें लगभग 15 कंट्रीज है, आप देख लीजिए। एशियान की 10 कंट्रीज है इसमें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसमें 5 और कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो नीचे की कंट्रीज लाई करती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नीचे लाई करती है। फिर ऊपर की कंट्रीज है कुछ चाइना, जैसे कि साउथ कोरिया, और हमारी क्या, जापान। तो ये 15 कंट्रीज हो गए इनको मिला के। अगर इसके रिगार्डिंग आप देखना चाहते हो तो चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो, उसमें ग्रुप्स है। तो कहीं ना कहीं क्या था, एक ग्रुप फॉर्म किया गया था जिसको रिसेप कहते थे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मैं कुछ और बोल गया। ठीक है, ये पार्टनरशिप थी 15 कंट्रीज की, जिसमें क्या था कि ये आपस में एक किस्म से फ्री ट्रेड होगा इन कंट्रीज के बीच में। यानी एक कंट्री का सामान अगर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो ये भारत ने ज्वाइन नहीं किया, 15 कंट्रीज ने किया, लेकिन भारत ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत को ऐसा लगा कि अगर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे तो इस ग्रुप के अंदर चाइना भी है, और चाइना का माल बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो अगर चाइना का माल भारत में आने लगा विदाउट एनी टैक्सेस, तो चाइना का और ज़्यादा माल बिकेगा भारत में, और भारत का माल कंपैरेटिवली महंगा होता है चाइना से। तो अगर भारत अपना माल चाइना में भेजेगा तो भी इतना माल नहीं बिकेगा। तो इंडिया ने ये ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि चाइना के ऊपर से सारे टैक्सेस ही खत्म हो जाते हैं। तो एक किस्म से भारत ने अपने लोकल लोगों को बचाने के लिए ऐसा किया। और एक भारत आत्मनिर्भर भारत पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, कि यानी मेड इन इंडिया, और ऐसा सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में कहा गया था कि अगर भारत अपने लिए इतना सोच रहा है तो दूसरे देश को भी उसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। यानी अगर अमेरिका के साथ हमारा इतना ट्रेड है कि हमारा ज़्यादातर सामान अमेरिका जा रहा है, यानी जितना अमेरिका हमें भेज रहा है उससे ज़्यादा हमारा अमेरिका जा रहा है सामान, तो कहीं ना कहीं भारत को भी अमेरिका को ऐसी एडवांटेज देनी चाहिए भारत में कि अमेरिका का भी काफ़ी सारा सामान भारत में आ सके। क्योंकि एक देश सोचता है, जैसे यूएसए हो गया, वो सोचता है अगर भारत इतनी चीज़ें हमारे यहाँ भेज रहा है तो हम क्यों ना भेजें भारत में। तो कहीं ना कहीं भारत को अकोमोडेटिव स्टैंड लेना पड़ेगा, उसकी भी बातें सुननी पड़ेगी। तो ये थी सारी बातें हमने जो करी है यूएसए और इंडिया के बारे में। अब एक और बात चल रही है, ये एक एक्ट था भाई 2013 में पारित हुआ था, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट। ठीक है, और इसकी अमेंडमेंट हुई है, यानी इसमें एक बदलाव किया गया है 2021 में, जिसका नाम रख दिया गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021। यहाँ 2013 लिख रहा है लेकिन 2021। अब क्या था, इसमें कहा क्या जाता है, मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझिए भाई, अगर कोई दो धर्म से लोग हो, किसी भी दो धर्म से लोग हो, और वो अगर आपस में शादी करते हैं, ठीक है, और अगर उनमें से कोई दूसरे का धर्म बदलवा देता है फोर्स करके, उसे फोर्स करके, ठीक है, फोर्स करके, फ्रॉड के तौर पे, कि उसको कह देगा कि भाई मैं तुझे काफ़ी अच्छे तरीके से रखूंगा, बस तू मेरे से शादी कर ले और अपना धर्म बदल ले। यानी अगर धर्म बदलवाया जाएगा फोर्स करके, फ्रॉड करके, और एल्यूरमेंट देके। एल्यूरमेंट क्या होता है? एल्यूरमेंट होता है लालच। किस तरीके का लालच? कैश के तौर पे, कि अगर मुझसे शादी करेगी तो मैं तेरे को रानी की तरह रखूंगा, और हर महीने तुझे 50,000 रुपये दूंगा मैं अपनी तरफ से। अगर हस्बैंड ऐसा प्रॉमिस कर लेता है वाइफ से, तो ये क्या होगी? एल्यूरमेंट होगी। यानी एल्यूरमेंट में क्या किया जाएगा? कैश देना, मेटेरियलिस्टिक, यानी कह दे कि भाई अपनी वाइफ को कह दे कि भाई मैं तुझे ना, अगर मेरे से शादी कर लेगी तो मैं हर साल तुझे एक बहुत महंगा सोने का गहना दिलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? लालच दिया जा रहा है उसको कि अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो। और तीसरा क्या हुआ, अब तक ये वाला क्लोज नहीं था, तो जो पहला ओरिजिनल एक्ट था उसमें एल्यूरमेंट का मतलब ये दो चीजें थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब जो अमेंडमेंट हुई है 2021 में, यहाँ 2021 लिखे गए भाई, 2021 में जो अमेंडमेंट हुई है उसमें लिख दिया गया कि एल्यूरमेंट के अंदर, यानी लालच देने के अंदर, जो तीसरी चीज है वो है कि भाई आपका बेटर लाइफस्टाइल होगा और डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी। कि अगर आप हमारे धर्म में आ जाओगी, हमारा धर्म अपना धर्म बदल लोगी, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी, यानी हमारे धर्म की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लालच देकर अगर कोई फ्रॉड से, ठीक है, क्या क्या, फोर्स करके कि तू धर्म बदल,
फोर्स करके, फ्रॉड करके या फिर अल्यूरमेंट से किसी का धर्म बदलवाता है शादी के बाद, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो गुजरात के इस एक्ट में पहले सज़ा थी कितनी, 1 साल की, और नहीं 4 साल की, और 1 लाख का फाइन था। और अब सज़ा कितनी कर दी गई है इस अमेंडमेंट के बाद, 10 साल की सज़ा और 5 लाख का फाइन। अब देखा जाए भाई, दो पुरुष और महिला आपस में शादी करते हैं, और अगर कोई अपना धर्म बदलती है अपनी मर्जी से, लड़का हो चाहे लड़की, तो उसको इसमें इलीगल नहीं माना जाएगा। यानी अपनी मर्जी से किसी ने धर्म बदला है। लेकिन इलीगल क्या होगा कि अगर उसको फोर्स से, फ्रॉड से और लालच दे के धर्म बदलवाया जाएगा। तो ये गुजरात के इस एक्ट में लिखा गया है। अब अगली बात, कुछ इंडिया के सिनेरियो से बात करते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी हमें जीने का अधिकार है अच्छे तरीके से। इस राइट टू लाइफ के अंदर ही आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है राइट टू चॉइस, यानी हमें चुनने का भी अधिकार है। हमें क्या क्या चुनने का अधिकार है कि हम भाई किससे शादी करें, हम कहाँ रहें। यानी राइट टू चॉइस में बहुत सारी चीज़ आती है कि हमारे राइट टू चॉइस में एक हमारा अधिकार है राइट टू चूज योर पार्टनर। तो कहीं ना कहीं अगर कोई दो धर्म से, अलग अलग धर्मों से भी है, और वो अपने पार्टनर्स चुनते हैं और बाद में धर्म भी बदल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इलीगल नहीं है, क्योंकि उन्होंने राइट टू चॉइस है उनके पास आर्टिकल 21 के अंडर। लेकिन ये मतलब ये जो राइट टू चॉइस है, ये कहाँ पर दिया गया था, ये केस हुआ था साफिन, जिसका नाम था साफिन जहान वर्सेस अशोकन। तो ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू चॉइस एक मूलभूत अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट के अंदर ही राइट टू चॉइस को लीगल करार दिया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गुजरात का एक्ट है, जिसमें कि धर्म बदलने पे आपको सज़ा दी जाएगी, आप अगर अपने कोई तो कहेगा कि भाई मैंने अपनी इच्छा से धर्म बदला है, लेकिन अगर कोई केस कर दे कि भाई इसको फ्रॉड तरीके से, इस पर प्रेशर बना के धर्म बदला गया है, तो कहीं ना कहीं उस बंदे को पकड़ लिया जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा। अगर उन्होंने अपनी राइट टू चॉइस का यूज़ करते हुए शादी की है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि राइट टू चॉइस एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है भाई, तो इतनी बात हमने करने की कोशिश की है कि गुजरात का जो एक्ट है ये, जिसमें सजा मिल रही है, क्यों मिल रही है कि अगर फ्रॉड से, फोर्स से, कोई अल्यूरमेंट से किसी को धर्म बदलवाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 का हनन है, क्योंकि राइट टू चॉइस में हमें अधिकार है कि हम धर्म बदले या ना बदले। तो यही बातें हमने करने की कोशिश की है। एक और बात बता दूं, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाओगे आप आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। तो आर्टिकल नंबर 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी इसी को कहा गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल नंबर 32 ही सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पर भी जा सकता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 32 के अंडर जाएगा। अगर वो हाई कोर्ट जाता है तो आर्टिकल नंबर 226 के अंडर वो हाई कोर्ट जाएगा, और वहां पर अर्जी लगाएगा कि भाई मेरा जो मूलभूत अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसका हनन हो रहा है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक होते हैं। तो यही बातें आज हमने करने की कोशिश की। सो होप यू लाइक इट, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जरूर। थैंक यू।